डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। देखिए, लास्ट सेशन में हमने बेसिक और जो है एक इंट्रोडक्शन टाइप का जो है हमने लेक्चर किया था। अब देखिए, नेक्स्ट जो सेशन है, इस सेशन में हम इमेज फॉर्मेशन यूजिंग प्लेन मिरर, ये हम जो है कवर करेंगे। तो लास्ट सेशन में जैसे हमने जो है सिंपली जो है जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, रिफ्लेक्शन, वो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एंगल ऑफ डेविएशन सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद कितना क्या आता है, डबल रिफ्लेक्शन के बाद क्या आता है, या इसी तरह से अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं तो जो डेविएशन सॉरी रिफ्लेक्टेड रे में जो है किस तरह का डेविएशन आएगा, या किस तरह वो आगे मतलब उसमें चेंज आएगा, या इसी तरह से अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं तो फिर रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें हमने जो है ना लास्ट के लेक्चर में कवर की थी, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब देखिए, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में जैसे मैंने बोला कि हम सिंपली इमेज फॉर्मेशन यूजिंग प्लेन मिरर। देखिए, प्लेन मिरर को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है एनसीईआरटी ने, लेकिन जितने भी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं या बड़े क्लासेस होते हैं, उन्होंने जो है साथ में थोड़ा सा इसको एलोबरेट या एम्फेसिस करके ही पढ़ाते हैं। अब देखिए, नीट में हो सकता बहुत ज्यादा स्कोप ना हो, बट जेई वगैरह के लिए इसका स्कोप डेफिनेटली है सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन इसको लेकर जो है बन सकते हैं। सो उसी वजह से जो है हम भी जो है इसको कवर करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन यूजिंग प्लेन मिरर। तो देखिए, सबसे सिंपल जो प्लेन जो ऐसा मिरर होता है, उसमें अगर ऑब्जेक्ट हमने सपोज एक डी डिस्टेंस पे रखे तो इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनती है। ओके, सो प्लेन मिरर में क्या होता है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। ठीक है, सो इमेज विल बी फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, ये आप याद रख लो। अब देखिए, इसमें जो है ना कुछ केसेस है। ओके, एक जैसे जो है ना कि जो है कुछ जैसे स्पेशल ये ओल्ड वाले जो है ना कुछ क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, मटेरियल मिलेंगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें जो है ना कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो इमेज फॉर्मेशन हमको पढ़ना है उससे पहले, तो यहाँ पे क्या है कि मिरर की एक कंडीशन पूछ रहा है कि अगर हमको अपनी पूरी इमेज मिरर में देखना है तो मिरर का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हमारी हाइट। ओके, जो हमारी हाइट है, जैसे यहाँ पे एक पर्सन हमने बता दिया उसकी हाइट h है, इसको अपनी फुल इमेज देखना है इस मिरर में, तो इसके लिए मिनिमम साइज। ओके, अब ये कहाँ खड़ा है क्या है वो कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये है कि भाई कम से कम जो साइज चाहिए मिरर का वो कितना होना चाहिए, वो कंडीशन है। तो ये जो है इसको जो है अब यहाँ प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी में जो है जो पुराना सिलेबस था उसमें उसको प्रूफ वगैरह या उसका डिस्कशन रहा है, लेकिन अभी नए के हिसाब से उसका कोई जो है ना हमको डिस्कशन नहीं है। तो सिंपली हम जो है ना कंक्लूजन पॉइंट्स लेते हुए चलेंगे। तो क्या याद रखना है आपको, सिंपली अगर फुल इमेज देखना है अपने को, ठीक है, खुद को, तो आपको मिनिमम साइज जो लेना है h/2, हमारी हाइट का आधा साइज होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। इससे बढ़ के रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम हमारी हाइट का आधा h/2 इतना साइज मिरर का होना चाहिए। अब एक और सिचुएशन है, अगर हम जो है ना मिरर और वॉल के बीच में है, सपोज हमारे पीछे एक वॉल है और सामने हम मिरर में देख रहे हैं, तो अब जो है कि मिनिमम ओके साइज मिरर का कितना होना चाहिए। ओके, मिरर का साइज कितना होना चाहिए कि हम हमारे पीछे की वॉल को पूरी देख सके। ओके, पूरी वॉल को, पूरी हाइट तक हम जो है ना उसको देख सके, पूरी हाइट तक हम देख सके। तो अब देखो, इसमें जो है ना ये पर्सन कहाँ खड़ा है वो क्लियर नहीं है, उसको स्पेशल केस में बताया है। अब ये समझ ले कि भाई ये आदमी मिरर से बी डिस्टेंस पर है और वॉल जो है ए डिस्टेंस पर है। ओके, वॉल जो है ए डिस्टेंस पर है। ओके ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये जो है पर्सन ए डिस्टेंस जो है उसका वॉल से है और बी डिस्टेंस उसका मिरर से है। अब देखिए, इस केस में ओके इस केस में जो साइज ऑफ द मिरर चाहिए वो कितना होना चाहिए,
तो इसको भी हम कंक्लूजन के तौर पे लिखे हैं। ये जो वॉल की हाइट है h है, h इंटू बी डिवाइड बाई 2b प्लस ए। तो अब ये आदमी जो है ना, ये पर्सन इधर या इधर कहीं पर भी रहे, हमको वो डिस्टेंस b और a करेक्टली आप यूज कर लें तो आपको मिनिमम साइज ऑफ द मिरर जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरी वॉल अगर देखना है तो उसको इतना साइज चाहिए मिनिमम। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक छोटा सा पॉइंट आप स्पेशल केस बनकर ले सकते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली सेंटर में हो, वॉल और मिरर के एग्जैक्टली सेंटर में हो। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हो जाएंगे, a इज इक्वल टू बी। तो अगर a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ये मतलब सेंटर में रहेगा, तो इस केस में जो मिनिमम साइज ऑफ द एरर हो सॉरी मिरर होगा, आप a और b को सेम रख के इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लें तो आपको h/3 आ जाएगा। सो इस वॉल का 1/3, ओके, वॉल की हाइट का 1/3 अगर साइज का मिरर आप यूज करेंगे तो ये जो पर्सन अगर वो बीच में खड़ा रहेगा एग्जैक्टली तो उसको पूरी वॉल नजर आएगी। ठीक है, सो ये जो है मैंने डायरेक्टली कंक्लूड किया है। ओके, तो आप इसको याद रखें, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर। ओके, अगर ये पूछता है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप मटेरियल ओके देखेंगे तो उसमें आपको ये इस जैसे क्वेश्चन डेफिनेटली जो है मिल जाएंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने हेडिंग लगाया था इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो है 2 मिरर्स यूज करते हुए कितने इमेजेस बनते हैं ये हम जो है देखेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन ओके यूजिंग इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, पहले आप ये जो है कॉपी कर लें, चले पॉज करके आप कॉपी कर लें। ओके, पॉज करके आप कॉपी कर लें। ठीक है, चले कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग ओके 2 प्लेन मिरर। यहाँ पे इस तरह से हेडिंग लगा दे, 2 प्लेन मिरर्स। अब मैं ये रब कर देता हूँ, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब देखिए ये 2 जो प्लेन मिरर है इसमें 2 पॉसिबिलिटी रहती है। एक तो सिंपल है कि भाई कंसेप्टिव क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें कि एक दूसरे के सामने है, दूसरा वो प्लेन मिरर एक दूसरे से इंक्लाइन भी रह सकते हैं। तो ये 2 सिचुएशन लेते हुए करेंगे कि फर्स्ट वन ओके mirrors are parallel to each other, parallel to each other। ओके, सपोज इस तरह के है। अब देखिए इसमें हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, क्यों कि अभी इसके ऊपर कोई इम्फेसिस रहा नहीं। थोड़ा सा सिलेबस जो चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, ओके, जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से कुछ चेंजेस आए हैं। तो सिंपली जैसा कि एकदम से भी हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे भाई, हम की पॉइंट्स के तौर पे कंक्लूजन याद रख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ये अगर 2 पॉइंट है, यहाँ पे हमने इन दोनों सॉरी 2 मिरर है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो देखो ये इसके ये जैसे जो ऑब्जेक्ट है ओके, इन्हें इसमें ये मिरर के हिसाब से भी इमेज बनाएगा। दिस इज इमेज I1 आप बोल दें, और यहाँ पे इसके हिसाब से ये I2 बनाएगा। ठीक है, ये I1 ये I2। अब देखो ये जो इमेज है इसके अंदर भी नजर आएगी, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और आगे इमेज बनेगी, मतलब यहाँ पे और इमेज बनेगी। तो उसी तरह से ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करके इधर और इमेज बनेगी। तो ऐसा अंदर ही अंदर इमेजेस बनते चले जाएंगे। तो अगर 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने है और उसके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, उनके बीच में कहीं पर भी इन बिटवीन, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं ओके, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड दैट विल बी इनफाइनाइट। कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे, याद रख लिया। अब इस और भी अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं और रे डायग्राम वगैरह बना के चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें काफी वक्त जाएगा। तो फिलहाल जो है काफी जो इम्पोर्टेंट जैसे रहेंगे वो पॉइंट्स को हम देखते चलेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर ओके एनसीईआरटी के हिसाब से। पहला टॉपिक वही दे रखा है, सिर्फ फिगर देकर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन प्लेन मिरर का दिया है। तो उस वजह से ये जो पहले कुछ पॉइंट्स थे ओके उसके कंक्लूजन लेते हुए हम प्लेन मिरर सॉरी स्फेरिकल मिरर पे जाएंगे।
तो आई थिंक ये क्लियर है, आपको याद रहेगा। दो प्लेन मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट रहते हैं। अगर इनकी पोजीशन कुछ अलग हो तो आंसर चेंज हो सकता है। मैंने इस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ बता दिया है, ठीक है। अब जो दूसरी जो कॉमन सिचुएशन होती है, ओके, अब ये इसको मैं रब कर देता हूं कि अगर प्लेन मिरर इंक्लाइंड है किसी भी एंगल से, ओके, चाहे वो 30 डिग्री, 45, 90 कुछ भी हो, ओके, 120 जैसे भी हो, बट दे आर इंक्लाइंड, पैरेलल नहीं है, ओके, पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है, ओके, ये सिचुएशन में हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग लगा दो, जैसे ये 1 लगाया था हमने। सो आप इमेज फॉर्मेशन यहां ऐसा लगा दो। चलो कलर बदलते हैं हम। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग इमेज फॉर्मेशन, ओके, यूजिंग टू प्लेन inclined mirrors, ओके, प्लेन मिरर्स लेकिन वो इंक्लाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, देखो इसके लिए भी मैं कंक्लूजन बताता हूँ, आप याद रखो। ये इस तरह से सपोज ये ऐसे है, ओके, ये जो है सपोज हमने ये बता दिया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पर रखा है, दिस इज वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट किस तरह से प्लेस किया हुआ है, मतलब सिमेट्रिकली है, असिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली, असिमेट्रिकली यहाँ पे क्या आ गया ये बीच में। तो देखो अगर ये इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है कि यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, यहाँ से, अभी इसका एंगल सपोज ये जो है ना, सपोज थीटा है। अब हम यहाँ से जो है ना ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इसको हमने नाम दे दिया सपोज अल्फा और इसको नाम दे दिया बीटा। अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर अल्फा और बीटा अगर डिफरेंट हो तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है ना असिमेट्रिकली है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो यहाँ पे इन दोनों के हिसाब से जो है मैं फॉर्मूले बताते हुए चलता हूँ, कंक्लूजन हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे छोटा सा टेबल जैसे हम देख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ओके, सिमेट्रिकली, ओके, सिमेट्रिकली। और यहां पे आप लिखो दूसरा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड असिमेट्रिकली। तो क्या फर्क है, आप क्लियर है, सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ओके। देखिए 4 सिचुएशन है यहाँ पर अलग अलग आने वाली, तकरीबन, ओके, तीनों सिचुएशन में आंसर एक जैसा है, खाली एक सिचुएशन में आंसर अलग होता है। अब इसमें क्या है, तो एक कैलकुलेशन, क्या है, एक कैलकुलेशन है जिसको यहाँ पे n इज इक्वल टू ये 360 डिवाइड बाय थीटा, ओके, n इज इक्वल टू ये 360 डिवाइड बाय थीटा। यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन मिरर्स, वो थीटा है। अब ये n के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर n की वैल्यू इवन हो, ओके, यहाँ पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इफ n इज इवन, ओके, इफ n इज इवन, तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू इवन आ जाती है और ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो ये केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होती है, देखो यहाँ पे कोई रे डायग्राम वगैरह कॉम्प्लिकेशन यूज करते हुए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आपको नंबर ऑफ इमेजेस पता चल जाएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ओके, इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ images formed, okay, is n minus 1, कितना रहेगा, n minus 1, इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ये इसको याद रखो, या इसको ऐसे लिख दो, देन n minus 1 images formed, then
ऐसा लिख देता हूं मैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। n-1 इमेजेस फॉर्म्ड। अच्छा, दूसरा, इफ n is odd, okay, then n-1 images formed। आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम है, हाँ सेम ही है। ओके, अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 ही होंगे। आप सिंपली n का वैल्यू पता कर लो और उससे आप चेक कर लो n-1 के जो है इतने इमेजेस फॉर्म्ड होंगे, ये आपको पता करना रहेगा। तो क्या पता करना है आपको? n की वैल्यू पता करना है, कंडीशन के हिसाब से देख लो। तो अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो n-1 ही आंसर होगा। चले अब इधर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नंबर 1 देते हैं। इफ n is even, then n-1 images formed। ओके, अब यहां पर भी वही आया है, अगर असिमेट्रिकली है उसमें अगर इवन आता है n की वैल्यू तो उसमें भी n-1 ही बनते हैं, n-1 ही बनते हैं। अब जो है अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट देखता हूं, इफ n is odd then n images formed। यहां बदला है तो सिर्फ एक ही सिचुएशन है। आप देखो ये यहां पर ये और ये सेम है, सिर्फ फर्क जो है आपको ये जो असिमेट्रिकली प्लेस्ड है और n की वैल्यू ऑड है, उसी केस में आपको क्या आ रहा है? ओके, n नंबर ऑफ इमेजेस। तो एनीवे चाहे जो भी केस हो आपको ये n तो पता करना है, ठीक है, n आपको पता करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसका एक लिमिटेशन हो सकता है कि यहाँ पे हम जो वैल्यू इवन या ऑड बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये कैलकुलेशन करने पर, ये n फाइंड करने पर अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो फिर हम इस मेथड से नंबर ऑफ इमेजेस बता नहीं सकते, ठीक है ना। बाकी तो जो है कुछ नहीं। तो आप ये याद रखें कि नंबर ऑफ इमेजेस अगर पता करना है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी मेथड है कि अगर जैसा इसके बजाय ओके वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी चले शॉर्ट में हम बताते चलते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो लिमिटेशन क्या है? अगर इंटीजर इंटीजर वैल्यू नहीं आती है, लिमिटेशन क्या है इसका, इस मेथड का, इफ n is not an integer then we can't find number of images using this method। ठीक है, सो इन जनरल ऐसा होता नहीं, क्वेश्चन जो है वैसा दिया ही नहीं जाता है, ओके, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है लिमिटेशन की, तो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखो क्वेश्चन आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो, ओके। चलिए, तो यहाँ पे मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। चलो मैं ये रब कर देता हूँ, चलिए ये जो मेन हेडिंग भी रब कर देता हूँ। यहाँ पे एक दो सिंपल से आप एग्जाम्पल देख लो, आप खुद ट्राई करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। चले कैसे? अब देखो दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आप ले लो कि सपोज एग्जाम्पल 1 तो यहाँ पे ये देखो मैं परपेंडिकुलर वाला एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा आसान हो जाए। ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। अब ऑब्जेक्ट जो है ना सपोज यहाँ रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है हो, और ये समझ ले कि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। ये इसको छोड़ दो, चलो ये नहीं बताएंगे, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, दिख जाएगा। मैं यहाँ बताता हूँ कि भाई ये दोनों 45 है, this is 45 degree and this is also 45 degree, तो this is symmetrically placed। तो आप क्या करोगे? सिंपली थीटा पता करोगे, 360 डिवाइड बाय ये दोनों मिला के थीटा होता है, सो हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये याद रख लो। सो डिवाइड बाय 90, आंसर विल बी 4 कैसा आ गया? इवन आया है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस, ओके, 4 - 1 दैट विल बी 3।
n-1 फॉर्म हो गए, दैट सिंपल। आप चाहे तो एग्जाम्पल इस तरह का भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल 2, तो आप जो है ये इस तरह से ले लो, ओके, ये इस तरह से सपोज। तो यहाँ पे कई ऑब्जेक्ट है समझ लें, ओके, और ये ऑब्जेक्ट, और ये आप यहाँ से जो है ना ये इस तरह से ये ऐसे ड्रॉ कर दो। सो दिस इज 20 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री, ठीक है, इस तरह से आप ले लो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अब आप देख लो ये वाले केस में, ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा कि भाई ये असिमेट्रिकली आ रहा है, इधर 20 इधर 40, इट इज असिमेट्रिकली प्लेस्ड। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालो, सो दैट इज 360 डिवाइड बाय 60, सो आंसर यू विल गेट, ओके, दैट विल बी ये 6। तो इवन ही आया, तो इवन के लिए क्या आ रहा, फिर n-1, सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड is equal to 6 minus 1, ओके, दैट विल बी 5। आप इस तरह से जो है कर सकते हैं, ठीक है। चले मैं जो है आपको साथ में जो है एक और जो तरीका है जो ये लिमिटेशन आया है, ओके, इसके हिसाब से भी बताते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, देखो ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा एनसीईआरटी ने जो है ना इसको जो है नए एनसीईआरटी के हिसाब से ही इसके ऊपर एम्फेसिस नहीं रहा है, ओके। लेकिन जैसे सारे जो है बड़े जितने भी जैसे मटेरियल आप देखोगे या क्लासेस देखोगे, तो एज ए कंक्लूजन तो हमने इसको पढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से मैंने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। चलो सबको क्लियर है ये, चलिए आप पॉज कर लें इसको और कॉपी कर लें। चलिए मैं इधर का रब करता हूं और आपको मैं वो तरीका बता देता हूं, चलो ठीक है, एक वो डिस्कस कर लेंगे हम। चलिए सो किस तरह का तरीका है देख लो। सो ये यहाँ पे मैं ये, चलिए ये रब कर देता हूँ। अच्छा फिगर हमको यूज हो सकती थी, चलिए कोई बात नहीं, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल हम लेके सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये तरीका किस तरह का है, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला लेके कर लेंगे। इसमें क्या करते हैं हम कि भाई ये जो है ना जो दोनों एंगल है ये इधर की दोनों भी ये वाला ले या ये वाला ले, तो अब देखो दोनों के भी आंसर हमारे पास तो रेडी है, ठीक है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो एक मैं बताता हूँ एक आप खुद कर लो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये 45 ये भी 45 जो एंगल्स है वो ले लें और ऐसे क्रॉस करना है आपको, क्या करना है, ऐसे क्रॉस करना है। अब देखो क्रॉस करने के बाद ये दोनों मिला के कितना हो रहा था, ये 90, यहाँ पे ये 90 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों मिलाकर जो है ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा जाएंगे ये 40 प्लस 90 ये 135 हो जाएगा, ये भी जो है 45 प्लस 90 135 हो जाएगा। फिर से क्रिस क्रॉस होगा, ओके, फिर से ये जो क्रिस क्रॉस होगा। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये दोनों के बीच का वो ये 90 चलता रहेगा, थीटा विल बी ये यहाँ पे रहेगा दोनों के बीच में, थीटा को आप वहीं लिखते चले, जो भी थीटा की वैल्यू हो रही है, जैसे यहाँ 60 हो रही है या 90 हो रही है, तो ये बीच में वही लिखते चलेंगे, वही लिखते चलेंगे। अब ये कब तक जाना है, जब तक के ये तीनों इन तीनों का सम भी देखते चलना, इन तीनों का सम भी आपको देखते चलना है, ओके, ये वर्कआउट करते करते जब इन तीनों का सम 360 हो जाए या 360 से बढ़ के आ जाए तो हम वहां रुक जाएंगे, और वो जो है इंडिकेट करेगा कि एक इमेज ओवरलैप हो रही है। तो कब तक करेंगे ये, टिल सम ऑफ दीज थ्री, यहां पर सम ऑफ, मैं ऐसे बता देता हूं, सम ऑफ ये जो है दीज थ्री इज इक्वल और ग्रेटर देन 360 डिग्री, ओके, ग्रेटर देन 360 डिग्री, ओके। अब ये अगर आ जाए तो ये समझ लेना, ओके, अगर ये जो है 360 अगर आ जा रहा है, ओके, तो इसका मतलब ये होगा इफ एंड, ये ऐसे लिख लो, एंड दिस कंडीशन shows overlapping of images, ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस मतलब एक के ऊपर एक जो है वो सेम इमेज दो बार आ जा रही है,
उसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। तो सेम 2 बार आ रही इमेज तो उसको तो एक ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमको एक इग्नोर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन तीनों का सम कितना हो रहा है, 135 प्लस 135, सो दिस विल बी 270, 270 प्लस 90, तो ये सम हो जा रहा है 360 डिग्री। ये कितना हो जा रहा है, ये 360 डिग्री हो जा रहा है इनका सम। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, क्या करेंगे हम यहीं पे रुक जाएंगे, ओके, कि भाई ये जो है इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये जो जितने टर्म है इसको हम काउंट करेंगे, ये हर एक टर्म ये जितने लिखे हमने ये बताएगा कि कितने इमेजेस बन रहे हैं। तो यहां से हम इस तरह से ले लेंगे 1 2 3 4, कितने हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं, लेकिन एक ओवरलैपिंग है, ओके, एक ओवरलैपिंग है, ये क्या है, ओवरलैपिंग है। तो 4 माइनस 1 दैट विल बी 3, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। इस तरह से हम जो है वर्कआउट करेंगे। तो सिंपली ये प्रोसेस ऐसे आगे जाके रुकेगा ही, आपको एक इमेज कम कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले तरीके में जो पहले वाली जो मेथड था, ओके, उस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी, ओके। तो आप कोई भी वैल्यू दे दें, ये ऐसा बस ऐड करते चलें, ओके, ऐसा क्रॉस करते हुए चलें, और बीच में ये चेक करते भी चलेंगे इनका सम 360 या इससे बढ़ के तो नहीं हो रहा है, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप ये ट्राई करें। ये वाला भी एग्जांपल आंसर आपके सामने है, आप ये 20 40 ऐसे लिखिए, 20 40 ये बीच में, फिर ऐसा क्रॉस करें, ऐसा क्रॉस करें, फिर तीनों का सम देके 360 या उसके बढ़ के हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो फिर और क्रॉस करके आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो है नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग 2 इंक्लाइन प्लेन मिरर्स, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देखिए यहाँ पे हमने जो है ये जो प्लेन मिरर था, ओके, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, ओके, नेक्स्ट सेशन में हम जो है जो स्फेरिकल मिरर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने एक छोटा सा सेशन लिया क्योंकि पहला सेशन काफी लेंदी हो जा रहा था, तो उसको ब्रेक कर दिया था मैंने, ठीक है। तो इस वाले सेशन में हमने समझा कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है यूजिंग प्लेन मिरर, और इसी तरह से उसमें जो है 2 प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनते हैं उनका काउंट कितना आएगा वो हमने यहाँ पे देखा है, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।